गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंह आर्या, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगली क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम बीए, बीएड और बीए पार्ट थर्ड का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसमें प्लेटो का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत और जो तीसरा मेन पॉइंट है प्लेटो का साम्यवाद, जिसमें दो तरह के साम्यवाद के बारे में प्लेटो ने चर्चा की। पहला संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार, स्त्रियों या पत्नियों का साम्यवाद, जिसमें हम संपत्ति संबंधी साम्यवाद के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसकी विशेषता के बारे में पढ़ चुके हैं और संपत्ति संबंधी जो विचार थे, साम्यवाद के विचार थे, जिसमें प्लेटो ने किन पक्षों पर समर्थन किया, जिसमें मनोवैज्ञानिक आधार था, दार्शनिक आधार था, राजनीतिक और व्यवहारिक आधार था। इन पक्षों को हमने पढ़ा। अब आगे हम अरस्तु, जो कि उनका प्लेटो का प्रमुख प्लेटो का विशेष शिष्य था, उनके द्वारा ही प्लेटो की संपत्ति संबंधी विषय जो साम्यवाद था उनकी आलोचना की गई। अब हम प्लेटो की संपत्ति संबंधी विचार जो थे, साम्यवाद थे, उसकी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना। इसका मतलब ये है कि प्लेटो का जो शिष्य था अरस्तु, उसके द्वारा संपत्ति संबंधी साम्यवाद था, उसकी आलोचना किन किन बिंदुओं पर की गई। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की निम्न प्रकार से आलोचना की है। पहली आलोचना में यह धारणा मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखना तथा उसमें वृद्धि करना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अंडरलाइन करना इस चीज़ को, मैं आपको बता दूं एक बार वापस। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति रखना और उसमें वृद्धि करना स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जैसे आप और हम लोग क्या करते हैं कि अपने वंश वृद्धि हो, अपने परिवार की वृद्धि हो, ठीक है, परिवार को अच्छा खाना मिले, अच्छा रहने को मिले, ठीक है, संपत्ति रखें, तो ये सभी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उसी प्रकार जो अभिभावक वर्ग के लिए जो प्लेटो ने विचार रखे कि अभिभावक वर्ग के पास कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये गलत धारणा है। अगर सपोज कीजिए इस तरह की अगर विचारों पर नियम बना दी जाए या बाध्यता कर दी जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति शासक बनना चाहेगा। सभी लोग मुझे और अपवाद स्वरूप अगर हो सकता है कि 1-2% लोग जनहित या प्रजापालक के रूप में कार्य करें, बाकी इस व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति इनके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, क्योंकि मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो निजी संपत्ति रखे, उसमें वृद्धि करे, अब अच्छा घर हो, अच्छा पहनने हो, अच्छा परिवार हो, है ना, ये सभी चीज़ें। तो पहली आलोचना करते हुए ये कह रहा है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है संपत्ति रखना, और इससे समाज की प्रगति होती है। किंतु साम्यवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था नहीं होने के कारण व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना नहीं रहती और समाज का विकास रुक जाता है। अरस्तु और ये कह रहा है कि साम्यवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था नहीं है, कि साम्यवाद जो व्यवस्था बता रहा है प्लेटो, उसमें संपत्ति नहीं रखनी है आपको, अभिभावक वर्ग को, सैनिक वर्ग को भी नहीं रखनी है और शासक वर्ग को भी नहीं रखनी है। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, मतलब वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। क्यों करेगा बताइए मुझे आप भी। उसे वो सोचेगा अब क्या है यार, मुझे मिलना तो कुछ है नहीं, तो उसमें किसी भी तरह की पुरुषार्थ का या किसी भी तरह को कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी, और इस तरह से क्या होगा, समाज और राज्य का विकास रुक जाएगा। आलोचना का दूसरा बिंदु, प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखा है, प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया है। किस पे लागू किया गया है, अभिभावक वर्ग पर।
अभिभावक वर्ग में शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। जिसकी समस्त जनसंख्या की आधे से अधिक होती है, जिसकी संख्या समस्त जनसंख्या के आधे से अधिक होती है। इस प्रकार ये राज्य को दो विषम समुदायों में बांट देता है, जिससे देश की एकता बनाए रखना असंभव हो जाता है। तो अभी एक तरफ तो क्या बन गया, अभिभावक वर्ग, और दूसरा बन गया उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग ज़्यादा रहेगा तो भी, मतलब 60 से 70% जो रेशो अनुपात रहेगा वो किसका है, 70 से भी अधिक कह सकते हैं आप, 70 से भी अधिक प्रतिशत जो भाग है उत्पादक वर्ग का है, और 30% जो भाग है शासक और सैनिक वर्ग का होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि समाज में और देश में या राष्ट्र में एकता बनाए रखना संभव नहीं होगा। तीसरी आलोचना करते हुए अरस्तु कहता है, इससे परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय भावना नष्ट हो जाएगी। व्यक्ति किसी पे उदार नहीं बनेगा, किसी की मदद नहीं करेगा, किसी पे कोई उपकार नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य व्यक्ति की संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। जब उसके पास, व्यक्ति के पास कोई संपत्ति नहीं होगी, कोई घर का मकान ही नहीं होगा, तो वो किसी की मदद कैसे करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार व्यक्ति संपत्ति, अरस्तु कह रहा है कि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य व्यक्ति संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। चौथा पॉइंट आलोचना का कि अरस्तु ने आलोचना में संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना करते हुए चौथा बिंदु क्या कहा, उसमें प्लेटो राज्य की एकता बनाए रखने तथा उसकी प्रगति को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का अंत करना चाहता है, किंतु अरस्तु के अनुसार ये एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा स्थापित हो सकती है, न कि साम्यवाद द्वारा। प्लेटो क्या कह रहा है कि राष्ट्र की एकता बनाने के लिए क्या है कि संपत्ति का अंत कर दो, संपत्ति का विनाश कर दो, या संपत्ति का साम्यवाद जैसे नियम समाज या राष्ट्र में लागू कर देने चाहिए। लेकिन अरस्तु कह रहा है कि राज्य में या राष्ट्र में एकता शिक्षा द्वारा स्थापित हो सकती है, लेकिन साम्यवाद द्वारा ये व्यवस्था नहीं लागू हो सकती। अब आलोचना के पांचवें बिंदु में इसमें राज्य की एकता पर आवश्यकता और औचित्य से अधिक बल दिया गया है। इसमें राज्य की एकता पर आवश्यकता और औचित्य से अधिक बल दिया गया है। अरस्तु को प्लेटो के साम्यवाद में अति दिखाई पड़ती है, जो पोलिस को स्वर्ग बनाने के बजाय उसे नष्ट कर देती है। पोलिस का अर्थ क्या है यहाँ पे, पुलिस से नहीं है, पुलिस का मतलब यहाँ पे नगर राज्य से है। क्या है, राज्य या नगर राज्य से। पुलिस का अर्थ क्या है, नगर राज्य। अरस्तु को प्लेटो के साम्यवाद में अति दिखाई देती है, मतलब जो प्लेटो का साम्यवाद था, जो अरस्तु के अनुसार वो क्या है, अति है, मतलब उसमें यथार्थता नहीं है, केवल सिद्धांतिक है। वो क्या है, केवल सैद्धांतिक सिद्धांतों में, और उसमें उसमें यथार्थता नहीं है। नेक्स्ट आलोचना में अरस्तु छठा बिंदु कहता है, साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। सामान्य अनुभव मतलब सभी व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे पास धन संपत्ति, परिवार, ऐशो आराम, है ना, अच्छी चीज, आलीशान वस्तुएं, और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत सारे काम करता है, अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करता है, धर्म अर्थ काम सभी जो है चीज़ों का प्रयोग करते हुए समाज का सहयोग करता है, परोपकार करता है, मदद करता है, राष्ट्र में जनसेवा करता है ना, आदि कार्य कब करेगा, जब उसे कुछ प्राप्त होगा। जब उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा तो उसकी पुरुषार्थ की भावना भी कम हो जाएगी। इस तरह से वो राष्ट्र को विनाश कर देगा। सातवां पॉइंट, प्लेटो के साम्यवाद में सामान्य जन की अवहेलना के परिणाम स्वरूप उदासीनता, अकुशलता और कम उत्पादन के परिणाम प्रकट होंगे। क्या होंगे, प्लेटो के साम्यवाद में सामान्य जन की अवहेलना के कारण परिणाम स्वरूप उदासीनता, अकुशलता और कम उत्पादन के परिणाम प्रकट होंगे। जब अभिभावक वर्ग को ये कह दिया है आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई परिवार नहीं है, ठीक है, तो वह जो वर्ग है, अभिभावक वर्ग, वो अपने ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठता से कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो परिणाम क्या होगा,
उदासीनता, अकुशलता और कम उत्पादन आदि जैसे राज्यों को विभिन्न प्रभाव देखने को मिलेंगे। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद क्या है? आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान, जिसके परिणाम आशा के अनुकूल नहीं हो सकते। जो अरस्तु क्या कह रहा है कि जो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो क्या है? भौतिक निदान है, उसका भौतिक निदान है और जिसके आशानुकूल परिणाम नहीं आ सकते। नेक्स्ट जो आप अंतिम जो आलोचना करते हुए अरस्तु अरस्तु कह रहा है, प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, समाज जब व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है ना, और बड़ा होने के बाद में वो चाहता है कि मैं भी समाज में जनसेवा करूं, हमारे पास भी बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा परिवार हो, बहुत सारे परिवार के लोग हो, बहुत सारी संपत्ति हो, है ना, सब चीज़ें वो उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए, स्वयं कह सकते हैं उसे, अपनी पर्सनल चीज़ें, वो चीज़ें उनके पास नहीं होगी तो वह अपना विकास और राष्ट्र का विकास नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यक्ति खुद का भी बलिदान देगा और राष्ट्र का भी बलिदान होगा, राष्ट्र का भी विनाश है, राष्ट्र को भी विकास की ओर अग्रसर नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने अरस्तु द्वारा प्लेटो की जो संपत्ति विषयक साम्यवाद था उसके आलोचना में हमने 8 पॉइंट पढ़े। तो इस तरह से प्लेटो की जो साम्यवाद था उसमें संपत्ति के साम्यवाद के बारे में जाना, उसकी विशेषता के बारे में जाना, तो और प्लेटो ने इस साम्यवाद का समर्थन क्यों किया इसके बारे में भी जाना, और अरस्तु द्वारा जो आलोचना की गई इन चारों पक्षों को भी पढ़ा। अब जो अगला पॉइंट आएगा, साम्यवाद का जो अगला बिंदु क्या है? परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद। तीनों एक ही नाम है, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ें दे रखी है, इसे आप ध्यान से समझें। अब हम अगली स्लाइड की ओर जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है परिवार विषयक साम्यवाद, इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा शॉर्ट में समझा दूं कि परिवार विषय या स्त्रियों का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद क्या था। तो पहले मैं अपने विचार रख दूं कि ये एक हास्यास्पद विचारधारा है जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी इसे पूर्णतः या बिल्कुल किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ये चीज़ें एक सैद्धांतिक कल्पना है, उसके निजी विचार है, प्लेटो का निजी विचार है, इसे हम अपने वर्तमान जीवन में या जीवन के परिप्रेक्ष्य में इसे लागू नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे जो प्लेटो ने तर्क दिया, उसके अपने विचार रखे, वो मैं आपको बताता हूँ, और आप भी इसे देख के सुनेंगे तब ये सोचेंगे यार ये कौन सी व्यवस्था दी प्लेटो ने, तो हम उसे लागू नहीं कर सकते। तो प्लेटो के अंदर जो परिवार या पत्नियों का या स्त्रियों का साम्यवाद है, जिसमें प्लेटो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा, किसी भी व्यक्ति की मतलब मैरिज लाइफ नहीं होगी, कोई किसी की पत्नी नहीं होगी, कोई किसी का पति नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति किसी से विवाह समारोह या विवाह जैसी स्थितियों में नहीं बंधेगा। स्त्रियां जो होगी सबकी समान रूप से पत्नियां होगी। मतलब क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के बहुत सारी पत्नियां हो सकती है, या सुनना, एक व्यक्ति के बहुत सारी पत्नियां हो सकती है या एक पत्नी के बहुत सारे पति हो सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था प्लेटो ने दी, ठीक है। फिर बाद में आगे वो बोलता है, और जो समाज के अंदर, राज्य के अंदर जो संतानें होगी, ठीक है, उन्हें भी ये पता नहीं चलेगा कि मेरे माता पिता कौन है या हम किसकी संतान है, या किसी व्यक्ति को ये भी पता नहीं चलेगा कि मेरी संतान कौन सी है, और उस जो बालक होगा या जो बच्चा होगा उससे भी ये पता नहीं चलेगा कि मेरे माता पिता कौन है। इस प्रकार की व्यवस्था की कल्पना किसने की? प्लेटो ने, जो कि अपने को हास्यास्पद लगती है। इस प्रकार की व्यवस्था आज के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं की जा सकती। इस तरह से तो देखा जाए तो मैं अपने विचार रखा हूँ कि इसके जो प्लेटो का परिवार संबंधी, पत्नियों संबंधी या स्त्रियों संबंधी जो विचार था, साम्यवाद का जो विचार था, मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। अब अपन पढ़ते हैं
प्लेटो की विचारधारा, ठीक है ना, कि प्लेटो क्या कह रहा है। अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। अभिभावक वर्ग के सैनिक और शासन वर्ग जो थे, वर्ग के लोग थे, उन्हें निजी संपत्ति का भी बहिष्कृत कर दिया, और साथ साथ उन्हें क्या किया कि निजी परिवार से भी वंचित कर देता है कि उन जो सैनिक वर्ग और शासन वर्ग के पास कोई भी परिवार नहीं होगा। प्लेटो का विचार है कि अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। मतलब ये अभिभावक वर्ग, प्लेटो कह रहा है कि अभिभावक वर्ग को अपने कुशलतापूर्वक कार्य और कर्तव्यों को पालन करना है, तो उसे संपत्ति के साथ साथ स्त्रियों या अपने परिवार से भी मोह भंग करना पड़ेगा, या अपने मोह से उसे मुक्त रखना पड़ेगा। वस्तुतः परिवार की विचार संपत्ति की धारणा पर ही आश्रित होने के कारण परिवार विषयक साम्यवाद संपत्ति के साम्यवाद का ही तार्किक परिणाम है। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की अपेक्षा परिवार विषयक साम्यवाद का अधिक विस्तार के साथ निरूपण किया है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, प्लेटो क्या कह रहा है, पूरा ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा बॉक्स बना के बता रहा हूँ कि बॉक्स के अंदर ये चीज़ें नोट करना कि ये चीज़ें पूरे क्या कहना चाह रहा है। वो जो मैंने आपको बताई वो पूरी स्पष्टता इसमें लिखी हुई है कि अभिभावक वर्ग, प्लेटो क्या कह रहा है, अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुष में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा, कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप में सहवास नहीं कर सकेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होगी। ध्यान करना, क्या कहना चाह रहा है कि स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होगी, मतलब एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हो सकती है और एक पत्नी के बहुत सारे पति हो सकते हैं। इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होगी। अब जो इस तरह से जो समाज में जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो सभी की सामूहिक संतानें होगी। पता नहीं चलेगा कि इसके माता कौन है, इसके पिता कौन है, या अपने माता पिता को ये नहीं पता चलेगा उनकी संतानें कौन सी है। तो क्या कह रहा है कि स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी सबकी समान रूप से होगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न ही संतान माता पिता को। तो प्लेटो ये कह रहा है कि अपने माता पिता को अपनी संतान के बारे में पता नहीं चलेगा और संतान को भी अपने माता पिता के बारे में पता नहीं चलेगा। तो अब प्लेटो ने ये परिवार संबंधी या स्त्री संबंधी ये साम्यवाद के विचार दे दिए, और विचार देने के पीछे क्या तर्क दे रहा है कि इस तरह के जो विचार दिए, तो इसका पीछे समर्थन देते हुए वो क्या कह रहा है, इस तरह के विचार उसने क्यों दिए। प्लेटो ने अपनी इस योजना के पक्ष में निम्नलिखित युक्तियां दी है। युक्तियां मतलब अपने समर्थन के पीछे क्या कह रहा है, इन बिंदुओं के बारे में वह चर्चा कर रहा है। प्लेटो परिवार विषयक साम्यवाद का समर्थन करते हुए पहला जो बिंदु बता रहा है कि इस वजह से उसने इस प्रकार के विचार दिए, उसमें पहला बिंदु है अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। जो अभिभावक वर्ग है जिसमें सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों आते हैं, उसे पारिवारिक मोह से मुक्त करना। अगर वो पारिवारिक मोह में रहेगा तो वे अपने राष्ट्र की सेवा या जन कल्याण के कार्य नहीं कर सकेगा। इसमें क्या लिख रहा है, प्लेटो परिवार को एक ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवर्ती तथा प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करती है। क्या कह रहा है, परिवार को घातक संस्था मानता है कि संकीर्ण मनोवर्ती और प्रबल स्वार्थपूर्ण, मतलब अगर व्यक्ति परिवार में रहेगा तो वो अपने बच्चों बच्चियों, परिवार, माता पिता, ताऊ ताई, दादा दादी, है ना, जितने भी परिवार रिश्तेदार है सबके बारे में सोचेगा और वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करेगा, और स्वार्थों की पूर्ति करते करते वो राष्ट्र सेवा से विमुख हो जाएगा। इसके अतिरिक्त परिवार
मोह तथा चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं दे सकता। मतलब व्यक्ति मोह माया में, चिंताओं में और खुद के स्वार्थ में फंसकर वे सार्वजनिक कर्तव्य मतलब जन कल्याण में अपनी सजगता का परिचय नहीं दे सकता। जैसी सजगता अभिभावक वर्ग के व्यक्तियों में होनी चाहिए। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। तो क्या करना चाहता है? इस प्रकार की व्यवस्था से वह जो परिवार की व्यवस्था है उसका अंत करना चाहता है कि ना ही परिवार होगा तो वो राष्ट्र सही ढंग से चल पाएगा। प्लेटो पत्नियों का साम्यवाद या स्त्री को साम्यवाद के समर्थन में दूसरा बिंदु क्या कह रहा है? राज्य में एकता स्थापित करने हेतु, राज्य में एकता स्थापित करने हेतु परिवार व्यक्तियों में मेरे तेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप अभिभावक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। प्लेटो राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत आवश्यक मानता है। क्या करता है? प्लेटो राज्य के इस हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत आवश्यक मानता है। अतः अभिभावक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुषों को एक ही परिवार में के रूप में परिणित करके राजनीतिक संस्था राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना चाहता है। तो मतलब क्या है कि समस्त वो चाहता है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण, जैसा अपनी एक कहावत है वर्तमान में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के संबंध में, इस वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण सृष्टि या संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। तो उस समय प्लेटो का भी यही विचार रहा होगा कि वो चाहता था कि किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं चले कि मेरी संतान कौन सी है, मेरे माता पिता कौन से हैं, वो सभी को अपना ही मानकर चले और उसे ये लगे कि सभी बेटे या सभी बच्चे मेरे बच्चे हैं या सभी बुजुर्ग लोग मेरे माता पिता हैं। तो वो किसी में भी विभेद नहीं करना चाहता। इससे वो उसके विचारों के अनुसार वह राष्ट्र में एकता स्थापित करने हेतु इस पर बल देता है। नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार। प्लेटो के समय में एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था। जैसे आपको मैंने बताया कि जो एथेंस की शिक्षा पद्धति थी, जो एथेंस में किसके लिए थी? सिर्फ पुरुषों के लिए। किसके लिए थी? पुरुषों तक ही सीमित थी। इनमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित या निषेध था। उनका कार्य केवल घर की चार दीवारी में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना था। ठीक है, इसमें एथेंस में आपने देखा कि वो वहाँ पर एथेंस में क्या था? पुरुष प्रधानता था और महिला क्या करती थी? घर के काम, है ना, गृहिणी बनकर घर के काम ही करती थी और बच्चों का पालन पोषण करती थी। जबकि स्पार्टा में ऐसा नहीं था। जबकि स्पार्टा में स्त्रियों को भी अनिवार्य रूप से शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, है ना। राज्य की सेवा के लिए बच्चों को जन्म देने में विवाह एक साधन और पत्नी एक उपकरण मानी जाती थी। राज्य की सेवा उस समय क्या था कि राज्य में की सेवा के लिए बच्चों को जन्म देना और विवाह एक साधन, ठीक है, जिसमें पत्नी क्या अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक उपकरण ही समझी जाती थी। प्लेटो कहता है परिवार एक ऐसा साधन है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। प्लेटो क्या कह रहा है? परिवार एक ऐसा साधन है, स्थान है, परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है। जहाँ परिवार के अंदर क्या होता है? मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है। उसके विचार से वो चाह रहा था कि सभी लोग अपने जो उनके अंदर अच्छे गुण हैं, अभिवृत्तियाँ हैं, उनको उजागर करें और राष्ट्र की सेवा करें। आगे क्या लिखा है? प्लेटो स्त्रियों के इस हीन जीवन का अंत करना चाहता है। उसका विचार था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी आपने देखा होगा, उसमें क्या दिया उसने? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य शिक्षा दी थी, है ना। तो
प्लेटो यही चाह रहा था कि जो नारियों को मुक्ति है, नारियों को स्वतंत्रता मिले, है ना, उनके विचारों में नारियां भी खुल के आए। तो मतलब नारियों को बाध्य ना रहना पड़े, एक घर के चौके चूल्हे में नहीं रहे, वो भी स्वतंत्र रूप से उनकी जो इच्छा हो वह कार्य करे, है ना। तो इस प्रकार जो संपत्ति का साम्यवाद का समर्थन करता है। और उन्हें इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए, वे स्त्रियों की मुक्ति के लिए भी अभिभावक वर्ग को परिवार से पूर्णतः वंचित करना चाहता है। तो वे क्या कर रहा है, स्त्रियों की मुक्ति के लिए। तो स्त्री कब मुक्ति होगी, जब उसे शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग कहते हैं, शासक और सैनिक वर्ग में जब परिवार ही नहीं रहेगा तो स्त्री क्या रहेगी, मुक्त रहेगी, आराम से खुली रहेगी, उन्हें किसी प्रकार की बोझ बनकर नहीं रहना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उससे आप थोड़ा ध्यान से देखें, जो उसके प्रमुख विचारों के अंदर जो प्रमुख चीज थी वो क्या था, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। ठीक है, तो उसके अंदर ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये हास्यास्पद स्थिति है, सैद्धांतिक रूप में इसे लागू नहीं किया जाता। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीज हास्यास्पद है, हंसने योग्य है, कि इन्हें अपन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, समाज में, राज्य में लागू नहीं कर सकते। इसके अंदर प्लेटो कह रहा है, प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुषों का संसर्ग भी व्यक्तिगत इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं, वरन राज्य के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर होना चाहिए। मतलब ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, स्त्री पुरुषों का साथ या विवाह से जो वैवाहिक संबंध है वो अपनी उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत इच्छा से वे विवाह ना करें। ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति की एक पत्नी ना हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और वे ये कह रहा है कि उसको ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में क्या रखना है, राष्ट्र के व्यापक हित। ठीक है ना, राष्ट्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखना है। राष्ट्र के व्यापक हित क्या है वो उसको उदाहरण देकर बता रहा है। राज्य के हित में यह जरूरी है कि आने वाली संतति श्रेष्ठ नस्ल की हो। वो क्या चाह रहा है कि जो राज्य के अंदर जो अगली जो वंश आए, जो अगली संतान आए, वो क्या हो, अच्छी नस्ल की हो। और इस लक्ष्य की प्राप्ति का ये उपाय है कि उचित आयु के केवल सर्वोत्तम स्त्रियों और पुरुषों को ही विवाह सूत्र में बांधा जाए। मतलब उसने, प्लेटो ने एक तरह से मनुष्य की जो जीवन का जो गृहस्थ आश्रम है उसका विनाश कर दिया, है ना। जो आश्रम व्यवस्था थी हमारे मनु के समय में, आश्रम व्यवस्था में जो दूसरा आश्रम था ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में क्या करता था, व्यक्ति अपनी इच्छा से शायद विवाह करता था, विवाह करने के बाद संतानोत्पत्ति करना, गृहस्थ के जीवन को अपनाना, है ना, धन कमाना, अपने संतानों को पालन पोषण करना 25 से 50 वर्ष की उम्र में। तो एक तरह से इनके विचारों का जो उसने नाश कर दिया, किसने, प्लेटो ने। हास्यास्पद बात है। तो वो क्या कह रहा है कि उचित आयु में केवल सर्वोत्तम स्त्रियों और पुरुषों का ही विवाह करना चाहिए। मतलब सर्वोत्तम अच्छे कुल की लड़की हो और उच्च कुल का ही लड़का हो, जो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से सभी में अच्छा हो। ठीक है ना, और उच्च कुल का हो, तो उन उच्च कुल की कन्या और उच्च कुल का ही पुरुष के साथ ही विवाह करना चाहिए। ठीक है, प्लेटो चाहता है कि इस संबंध में राज्य को उसी सिद्धांत पर अमल करना चाहिए जिस प्रकार एक पशुपालक करता है। ठीक है, मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ इस चीज़ पे, ये क्या कहना चाह रहा है उस पर आप विशेष से एक बार पढ़ें और ध्यान करें इस पे ना। ये नीचे की जो 4 लाइन है उस पर आप ध्यान करें। पशुपालक क्या करता है, आप सब लोग जानते हैं कि पशुपालक क्या करता है, अर्थात एक श्रेष्ठ नर को उतनी मादाओं और एक श्रेष्ठ मादा को उतने नरों के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझदार हैं। जोड़ दिया जाना चाहिए जितने की सुगमता पूर्वक संभाल सके। ठीक है ना, तो पशुपालक भी क्या करता है, एक अच्छी नस्ल की प्राप्ति के लिए एक अच्छे नर को अच्छे मादा के साथ संसर्ग करवाता है, जिससे कि वो अच्छी नस्ल की प्राप्ति कर सके। तो वो पशुपालक का उदाहरण देकर वो भी, मतलब प्लेटो भी ये चाह रहा है कि समाज में भी ऐसी प्रकार की व्यवस्था हो जिसमें उच्च कुल की कन्या के साथ उच्च कुल का पुरुष विवाह करें और जिससे श्रेष्ठ जो नस्ल है, श्रेष्ठ संतति है, उसकी प्राप्ति हो सके। इस प्रकार के
क्षणिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले बच्चों का पालन पोषण राज्य अपने शिशु गृह में करेगा। बारकर के अनुसार प्लेटो के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि बच्चे की शिक्षा दीक्षा बलि प्रकार हो, वरन उसका जन्म भी उचित रूप में चुने हुए स्वस्थ पूर्वजों से होना चाहिए। प्लेटो के शब्दों में इन्वर्टेड कोमा, शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से पूर्व ही आरंभ होना चाहिए जाना चाहिए। क्या कह रहा है? शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाना चाहिए। मतलब क्या शिक्षा देने का मतलब उसका भरण पोषण किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, वो जन्म से ही हो जाना चाहिए, जन्म के पूर्व से ही आरंभ हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपने जो संपत्ति संबंधी परिवार संबंधी जो विचार थे उसके बारे में ये विचार रखें। इस प्रकार प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद की योजना, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं पहले अपन। इस प्रकार प्लेटो की परिवार विषयक साम्यवाद की योजना एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। इसके आधार पर अभिभावक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का भली भांति पालन कर सकता है, राज्य में एकता आती है, संतति का सुधार होता है और इससे स्त्रियों की मुक्ति तथा राज्य की सेवा के लिए अवसर प्राप्त होता है। तो ये चीज़ प्लेटो ने अपने विचार रखते हुए कहा कि परिवार विषयक साम्यवाद की योजना अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिसमें क्या होगा, अभिभावक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित रूप से करेगा और राज्य में एकता आएगी, उसकी संतान या नस्लें जो होगी उसमें सुधार होगा और स्त्रियों की मुक्ति और राज्य की सेवा के लिए अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार उसने अपने विचारों के पक्ष में ये समर्थन के पक्ष में ये विचार रखे। अब जो ये विचार था, पहले कौन सा विचार था? संपत्ति संबंधी विचार, है ना, संपत्ति संबंधी साम्यवाद, उसकी भी आलोचना हुई और इस प्रकार जो परिवार संबंधी विचार है उसकी भी आलोचना हुई। आलोचना किसने की? उसके शिष्य अरस्तु के द्वारा भी इसी की आलोचना की गई। अब आलोचना के बारे में हम पढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट है अरस्तु द्वारा परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना। प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद एक नवीन कल्पना है। क्या कह रहा है? प्लेटो का परिवार संबंध, अरस्तु क्या कह रहा है कि प्लेटो का परिवार विषयक साम्यवाद एक नवीन कल्पना है जो सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि इसके औचित्य पर अनेक संदेह किए जा सकते हैं। मतलब नवीन कल्पना ये आप और हम भी इसी जगह, तो अरस्तु ने जो विचार दिए हैं आप और हम भी ये विचार देते कि ये जो क्या है, नवीन कल्पना है और व्यवहारिक रूप से इसे लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने निम्नलिखित आधारों पर इस योजना की प्रबल आलोचना की। तो आलोचना करने का प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? पहला बिंदु, प्लेटो अपने परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुष के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखता। क्या कह रहा है? प्लेटो अपने परिवार विषयक साम्यवाद योजना में के अंतर्गत स्त्री और पुरुषों के आधारभूत अंतर को दृष्टि में नहीं रखता। प्लेटो स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं पाता। प्लेटो क्या है, बस वो लिंग भेद मतलब ये स्त्री है ये पुरुष है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं करता। एक दृष्टांत द्वारा वे सिद्ध करता है कि कुतिया भी कुत्ते की भांति एक अच्छी पैरदार हो सकती है। आप अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इस चीज को, पढ़े आप लोग। एक उदाहरण देखे, वो क्या कह रहा है कि एक कुतिया भी कुत्ते की भांति अच्छी पहरेदार हो सकती है, परंतु उसका ये दृष्टांत दुर्बल प्रतीत हो रहा है। मतलब आज के सब परिप्रेक्ष्य में भी ये कहा है, सरकार कहती है कि स्त्री भी कम नहीं होती, ये बात सही है, लेकिन कुछ जगह पर ये लागू नहीं हो सकता है ना। तो उस समय क्या कह रहा है, कुतिया भी कुत्ते की भांति
एक अच्छी पहरेदार हो सकती है, परंतु उसका ये दृष्टांत, ये उदाहरण दुर्बल प्रतीत होता है। आगे उसके आलोचना के रूप में बारकर भी कहता है, इनवर्टेड कोमा, स्त्री की प्रकृति में लिंग एकमात्र तथ्य नहीं है जिसमें और केवल जिसमें वह पुरुष से भिन्न है, अपितु वह तो उसके समस्त जीवन को प्रभावित करता है। मतलब क्या कह रहा है कि लिंग परिवर्तन से ही महिला भिन्न नहीं है, उसके समस्त जीवन को भी वो पुरुष प्रभावित करता है। ठीक है। अब दूसरी जो आलोचना है अरस्तु द्वारा, उसमें वह कह रहा है, स्त्री और पुरुष के अस्थायी संबंध की योजना प्रस्तावित करते हुए प्लेटो पति पत्नी की संबंधों की पवित्रता को भुला देता है। अंडरलाइन करें, सबसे मेन चीज़ है कि आज कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और की पत्नी हो, या कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसके पति के बहुत सारे उसके पति के साथ साथ और किसी के साथ भी संबंध हो। ठीक है ना। तो जो पति पत्नी की मर्यादित जो पवित्रता होती है वो उसका हनन कर रहा है, उसके विचारों का नाश कर रहा है। कौन? प्लेटो। तो ये क्या लिखा है उसने, अरस्तु ने आलोचना करते हुए प्रमुख बिंदु दिया है, जैसा कि मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं। स्त्री और पुरुष के अस्थायी संबंध की योजना प्रस्तावित करते हुए प्लेटो पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को भुला देता है। ठीक है। पति और पत्नी का संपर्क केवल यौन संबंध के लिए नहीं होता, वरन ये संबंध तो संपूर्ण जीवन का आधार है। इस पर ही उसका साम्यवाद मानव मनोविज्ञान की अवहेलना करता है। इस दृष्टि से ये व्यवहारिक है। तो मतलब जो इस तरह की जो पवित्रता को जो हनन कर रहा है, इस तरह के जो विचारों का हनन कर रहा है, तो अरस्तु इन विचारों का खंडन करता है और इस तरह के विचारों को वे व्यवहारिक मानता है। आलोचना करते हुए अरस्तु तीसरे बिंदु में ये कह रहा है कि ये संदेहपूर्ण है कि राज्य के माध्यम से संसर्ग स्थापित कर बुद्धिमानी, सदाचारियों और बलवान की एक जाति उत्पन्न की जा सकेगी। तो मतलब जो प्लेटो ने एक कोटेशन में कहा था, जो आपको पढ़ाई मैंने, कि अच्छे एक उच्च नस्ल के या उच्च कुल की कन्या के साथ ही एक उच्च कुल का पुरुष के साथ विवाह कराना चाहिए। ये व्यवस्था बहुत विचलित नजर आती है। तो अरस्तु क्या कह रहा है कि ये संदेहपूर्ण है कि राज्य के माध्यम से संसर्ग स्थापित करना, मतलब राज्य क्या कर रहा है कि एक अच्छे कुल की महिला को एक अच्छे कुल के पुरुष के साथ संसर्ग करवा के संतानोत्पत्ति करवाना, है ना। तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। अनाथ बालक अधिक लाडले और मानव जाति के दुर्बल नमूने सिद्ध होंगे। प्लेटो एक संदिग्ध हित के लिए एक मान्यता प्राप्त संस्था को समाप्त करना चाहता है। तो मतलब ये क्या है कि प्लेटो एक संदिग्ध हित, मतलब एक जो हित दिख, संदिग्ध मतलब सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, है ना। संदिग्ध हित के लिए मान्यता प्राप्त संस्था कौन सी है? परिवार जैसी संस्था को वह खत्म करना चाहता है। परिवार में माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, है ना, भाई बहन, है ना, सभी लोग होते हैं। तो इस प्रकार की संस्था को वो खत्म या उसको नष्ट करना चाहता है, जो कि सदाचार और नागरिकता के गुणों की श्रेष्ठ पाठशाला है। तो आप और हम जानते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? परिवार, है ना। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, उसके माता पिता होते हैं। तो वो उसी चीज़ को समाप्त करना चाह रहा है। तो ये एक हास्यास्पद विचारधारा है। अब अरस्तु चौथे बिंदु में उसकी आलोचना करते हुए कहता है कि जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह करना कोई भी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता। आज भी सार्वजनिक वस्तु आपने देखी होगी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हॉस्पिटल, है ना, ये सार्वजनिक चीज़ें, एयरपोर्ट्स, तो वहाँ सार्वजनिक जगहों का कोई भी ध्यान नहीं रखता, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं जाता। मना है जहाँ पर थूक दिया, मना है जहाँ पर कचरा कर दिया। ये इस प्रकार की जो गलत धारणाएं लोग अपनाते, ठीक है। तो अरस्तु भी यही कह रहा है कि जो वस्तु सबकी होती है, निजी संपत्ति नहीं है। परिवार क्या है? निजी है ना। माँ बाप, संतान, सब क्या है? एक निजी संबंधों के अंदर आएंगे ये लोग। लेकिन
जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह करना कोई भी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता। जब जो सभी की सार्वजनिक चीजें होगी, ठीक है, वो इस तरह की राज्य की अवधारणा की कल्पना कर रहा है जो सबका है, तो उस व्यवस्था में कोई अपना उत्तरदायित्व नहीं समझा जाएगा, नहीं समझेगा। प्लेटो की व्यवस्था में जब बच्चे सबके बच्चे समझे जाएंगे, क्या लिख रहा है, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इस चीज को, ध्यान करना इस पे वापस। इस व्यवस्था में जब बच्चे सबके बच्चे समझे जाएंगे तो उनका पालन लालन पालन वैसे प्रेम दुलार ममता और सावधानी से नहीं हो सकता जैसा वर्तमान परिवार व्यवस्था में होता है। परिवार में जिस व्यवस्था बच्चे का लालन पोषण, परिवार में देख रेख, प्रेम दुलार ममता सभी चीज़ें मिलती है उस बच्चे को, सभी तरह का माहौल, खेलना उठना बैठना खाना पीना सब चीज़ें मिलती है, वैसी व्यवस्था सामूहिक रूप में उस बच्चे को नहीं मिलेगी और उसके अंदर जो इन भावनाओं का विकास है वो नहीं होगा। अरस्तु इस बात के उद्देश्य में रखते हुए वे लिखता है, इन्वर्टेड कोमा कथन इसके आलोचना के रूप में क्या कह रहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं उत्तम है। क्या कह रहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा तो निकट संबंधी होना कहीं अधिक उत्तम है। निकट संबंधी मतलब आप वर्तमान समय में निकट संबंधी में तो पता तो चल जाएगा ये किसका है, उसकी विशेषता क्या है, लेकिन प्लेटोवादी पुत्र से तो ये आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये किसके माता पिता कौन है और इसका ये किसका पुत्र है ना। तो प्लेटो विचारों में ये चीज थी। अब प्लेटो की जो अरस्तु आलोचना के 5वें बिंदु में कह रहा है कि प्लेटो के साम्यवाद में अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित कर दिया गया है। आप जान रहे हैं कि प्लेटो का साम्यवाद था उसमें अभिभावक वर्ग को संपत्ति के साथ साथ परिवार से भी प्लेटो ने विमुख कर दिया है कि ये संपत्ति और परिवार अभिभावक वर्ग के पास नहीं होना चाहिए। इससे अभिभावक वर्ग प्रसन्न नहीं रह सकेगा और न ही अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का संपादन भली प्रकार से कर सकेगा। क्या कह रहा है कि इससे अभिभावक वर्ग जब खुशी कैसे रहेगा, जब उसका परिवार और संपत्ति नहीं होगी तो वो खुश भी नहीं रह पाएगा और अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का संपादन भली भांति नहीं कर पाएगा। वो अपने कार्य कर्तव्य की पालना क्यों करेगा जब उसके पास संपत्ति और परिवार ही नहीं है। नेक्स्ट आलोचना में 6 बिंदु में वे कह रहा है, उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए प्लेटो ने अपनी साम्यवादी व्यवस्था को पशु जगत के उदाहरणों से पुष्ट करने का प्रयत्न किया है, किंतु पशु जगत के नियमों को मानवीय जीवन पर लागू करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। जैसे कि आप प्लेटो ने उदाहरण देके बताया कि एक श्रेष्ठ मादा को एक श्रेष्ठ नर के साथ पशुपालक का उदाहरण देके बताया कि उससे अपन को श्रेष्ठ नस्ल की प्राप्ति हो सकती है। तो पशुपालक जो पशु जगत का उदाहरण देकर प्लेटो ने बताया उसे मानवीय जगत में हम लागू नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो बिंदु है 7वां, बिंदु में आलोचना करते हुए वे कह रहा है, अरस्तु प्लेटो ने इस व्यवस्था का प्रतिपादन राज्य की एकता स्थापित करने के लिए किया है, परंतु प्लेटो के साम्यवाद में स्त्रियों को लेकर झगड़े निश्चित रूप से बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। एक तरफ तो प्लेटो ने जो ये व्यवस्था लागू की पत्नियों का साम्यवाद, तो उससे वो क्या चाह रहा था कि राज्य में एकता स्थापित हो, ठीक है, कि एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हो सकती है, बहुत सारे एक पत्नी की बहुत सारे पति हो सकते हैं। जो व्यवस्था से क्या प्लेटो ने क्या सोचा, उसके विचार थे कि उससे राष्ट्र में या राज्य में एकता स्थापित होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, उससे साम्यवाद को पत्नी को लेकर, औरतों को लेकर, स्त्रियों को लेकर समाज में या राज्य में बहुत सारे झगड़े बढ़ जाएंगे। 8वां आलोचना में अरस्तु लिख रहा है कि स्त्रियों के साम्यवाद संयम के गुण को नष्ट कर देगा, जो कि श्रेष्ठ चरित्र की एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। स्त्रियों के साम्यवाद संयम के एक गुण को, जो संयम होता है, कंट्रोलेशन होती है, ठीक है, उसको नष्ट कर देगा। संयम मतलब संयम का तात्पर्य ये है कि अब सब उदाहरण के रूप से बता रहा हूँ कि एक परिवार के अंदर
विवाह जैसी परंपरा होती है, जिसमें एक पति की एक पत्नी होती है या पत्नी के एक पति होता है, ठीक है, ये संयम है, ठीक है। लेकिन जब इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, तो एक व्यक्ति के साथ बहुत सारी पत्नियां होगी और वो संयम नहीं रखेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार एक पति के बहुत सारे पति हो सकते हैं, वो भी संयम नहीं रखेगी, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे क्या होगा, चरित्र का है वो बहुत बड़ा हनन होगा। नेक्स्ट जो नवा बिंदु लिखा है उसने, प्लेटो की व्यवस्था में अत्यंत निकट संबंधियों या स्वयं अपने ही रक्त से संबंधित व्यक्तियों के साथ अपवित्र कार्य होने की आशंका है। 90 पॉइंट के अंदर अरस्तु लिख रहा है कि प्लेटो की इस व्यवस्था से निकट संबंधी, मतलब निकट संबंधी अपने भाई बहन, चाचा भतीजी, पिता माता, पिता पुत्री, या कोई भी मामा भांजी, जो भी निकट संबंधी रिश्ते हैं उसमें ये नैतिक या ये पवित्र कार्य होने से की आशंका रहेगी। 10वीं आलोचना के रूप में अरस्तु कह रहा है, अरस्तु कह रहा है, प्लेटो की व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को उस क्षेत्र में केवल एक साधन बना दिया गया है जिसके स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के द्वारा साध्य होने का दावा किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि प्लेटो की इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को उस क्षेत्र में केवल एक साधन बना दिया गया। तो इस व्यवस्था में क्या किया कि व्यक्ति को एक साधन बना दिया गया है जिसमें वे राष्ट्र सेवा करता रहे। नेक्स्ट स्लाइड। अब अंतिम आलोचना करते हुए अरस्तु कह रहा है कि प्लेटो की व्यवस्था का अभिभावक वर्ग पर पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभव से वंचित रहेगा। जो परिवार के अंदर व्यक्ति को जो अनुभव मिलता है, ठीक है ना, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बहुत से रिश्ते जन्म लेते ही उसके साथ जुड़ जाते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताया, है ना, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी आदि जो रिश्ते हैं बच्चे के जन्म के साथ ही जुड़ जाते हैं। उस प्रकार जो पारिवारिक जीवन का अनुभव है वो उससे वंचित रह जाएगा। और जो प्लेटो ने जो व्यवस्था बताई कि समाज में व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा कि इसके पिता कौन है या ये किसकी संतान है, तो इस प्रकार से जो परिवार नामक जो संस्था है उसका विनाश या नष्ट हो जाएगी। उसके द्वारा उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं और समस्याओं को ठीक रूप से नहीं समझा जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति योग्य शासक के रूप में कार्य कर सकेंगे। ये बात तो बहुत संदेहपूर्ण है। तो मतलब जो विचार प्लेटो ने दिए हैं, ठीक है, संपत्ति संबंधी साम्यवाद के बारे में, और दूसरा परिवार संबंधी साम्यवाद, ये साम्यवाद का जो संपूर्ण विचार है प्लेटो का पूरा हास्यास्पद है। मतलब आज के रूप में इसे व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जा सकता। ये सैद्धांतिक रूप में उसने विचार दिए हैं और इसकी विचारों की चारों तरफ आलोचना हुई है। उस आलोचना दूसरों के साथ साथ उसके जो परम शिष्य था अरस्तु के द्वारा ही उसकी आलोचना की है। और आज के संदर्भ में इसे देखा जाए तो ये अच्छी व्यवस्था नहीं कही जा सकती। आगे प्लेटोवादी साम्यवाद के पक्ष में सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे कुछ भी क्यों ना कहा जाए, उसकी व्यवहारिकता नितांत संदेहास्पद है। मतलब सैद्धांतिक रूप से चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से अच्छी व्यवस्था या संदेहास्पद व्यवस्था है। समाज के एक पक्ष को साम्यवाद की परिधि में लाना और दूसरों को उससे मुक्त रखना अपने आप में नितांत त्रुटिपूर्ण है। परिवार विषयक साम्यवाद की व्यवहारिकता तो इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि अब तक व्यवहार में इसे कहीं पर भी अपनाया नहीं जा सका। लास्ट जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अरस्तु ने लिखी है कि परिवार विषयक जो साम्यवाद है, व्यवहारिकता इस बात पे ही स्पष्ट हो जाती है कि आज तक इस तरह का जो सिद्धांत है कहीं भी किसी भी राष्ट्र के द्वारा नहीं अपनाया गया है। अब आज हमने प्लेटो के साम्यवाद में जो पहले का साम्यवाद था, कौन सा, संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना के साथ साथ हमने
प्लेटो की जो प्लेटो का परिवार संबंधी साम्यवाद के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषता पढ़ी। प्लेटो के उसके संदर्भ जो परिवार संबंधी साम्यवाद था, उसके संबंध में उसका तर्क या समर्थन क्यों किया उसने, उसके बारे में ही पढ़ा। और लास्ट जो बिंदु था, अरस्तु द्वारा परिवार संबंधी जो साम्यवाद था, उसकी आलोचना के बारे में पढ़ा। अब अगली जो क्लास होगी, हम उसमें प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना करेंगे कि प्लेटो का जो साम्यवाद था आधुनिक साम्यवाद से हटके क्यों है या अलग क्यों है। इन दोनों की तुलना अगले अध्याय के अंदर, हम अगले ऑनलाइन क्लास के अंदर हम करेंगे। धन्यवाद।